हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अब तक की पूछे गए PYQ हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आज का है, मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? अनुशासन, विश्वास, श्रम विभाजन या समूह मत। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ए, सेंसन। जो होते हैं सेंसन के अंतर्गत पुरस्कार एवं दंड होते हैं जो समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में प्रमुख योगदान देते हैं। अगला है, AR देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? SM लिप्सेट, EH कार से, M मैक्स वेबर से या अल्थ्यूजर से। तो जो AR देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रभावित थी वह कार से प्रेरित है। कार जो है राष्ट्रों के उदय मध्य युग समाप्ति मानते हैं। AR देसाई जो है राष्ट्रवाद की व्याख्या में लिखते हुए कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के खास दौर में राष्ट्रों का जन्म हुआ है। सामाजिक अस्तित्व के पूर्ववर्ती कालों में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को आधुनिक युग के राष्ट्र अपने निम्नलिखित गुणों के कारण भिन्न हैं। राष्ट्र के सारे सदस्य किसी निश्चित भूभाग अर्थतंत्र के परस्पर जैविक रूप से संयुक्त हैं, जिसके फलस्वरूप सम्मिलित जो आर्थिक अस्तित्व का भाव होता है उसे प्रायः एक भाषा का प्रयोग होता है। उन्होंने एक ही मनोवैज्ञानिक संरचना और विकसित सार्वजनिक लोक संस्कृति की बात कही है। तो AR देसाई जो है वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद में जो होता है प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवाद के तहत जुड़ा हुआ होता है, अर्थात संयुक्त होता है। उनके अंदर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक संरचना या भावना पाई जाती है या लोक संस्कृति पाई जाती है जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यवस्था की इकाइयाँ इंगित करता है? क्रिया, कर्ता, भूमिका और परिस्थिति या सभी। तो सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों के रूप में इन सभी को शामिल किया जाता है। कर्ता होता है, कर्ता से ही जुड़ी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं और उन परिस्थितियों से जुड़ी कुछ भूमिकाएं होती हैं जिसका वह क्रिया के माध्यम से पालन करता है या प्रयोग करता है। अगला है, पार्सन्स के अनुसार इनमें क्या समाज व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं नहीं हैं? सामाजिक पृथकता, प्रतिमानों को बनाए रखना एवं तनाव प्रबंधन, पर्यावरण से अनुकूलन या लक्ष्य प्राप्ति। तो राइट हो जाएगा, सामाजिक पृथकता जो है वह पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक आवश्यकता में शामिल नहीं किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संप्रदायवाद की नहीं है? श्रेष्ठता की भावना, घृणा की भावना, अलगाव की भावना या राष्ट्रीयता की भावना। तो राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ राष्ट्रीयता की भावना आ जाएगी तो वहाँ संप्रदायवाद का कोई बात ही नहीं है। बाकी श्रेष्ठता की भावना, घृणा की भावना और अलगाव की भावना जो है संप्रदायवाद को बढ़ावा देती है या उनकी विशेषता में शामिल होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है डी है। अगला, संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता? सहिष्णुता, पूर्वाग्रह, असुरक्षा या तनाव। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सहिष्णुता जो है संप्रदायवाद का तत्व नहीं है, जबकि पूर्वाग्रह, असुरक्षा, तनाव संप्रदायवाद के तत्व के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? जातिवाद, नगरवाद, सांप्रदायिकतावाद या क्षेत्रवाद। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी, नगरवाद जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती या बाधक में शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या जो है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पहुंचाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कारकों में कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या तीनों क्या है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होंगे, जबकि मद्यपान जो है एक व्यक्तिगत कृत्य के रूप में शामिल किया जाता है। अगला है, सांप्रदायिकतावाद है अपनी भाषा के प्रति अंधविश्वास,
समग्र समाज के प्रति निष्ठा का भावना, देशभक्ति या अपने जाति समूह धर्म के प्रति निष्ठा का भाव। तो संप्रदायवाद का जन्म वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति अपनी जाति समूह धर्म आदि के प्रति अधिक निष्ठावान की भावना दिखाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है? परंपरागत व्यवसाय, जातिगत प्रतिष्ठा में विश्वास, अंतरजातीय विवाह या जातीय संगठन। तो राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद में के लिए उत्तरदायी कौन सा कारण नहीं है? अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह से जातिवाद खत्म होगा, ना कि बढ़ेगा। जबकि परंपरागत व्यवसाय, जातिगत प्रतिष्ठा में विश्वास, राष्ट्रीय जातीय संगठन जो है जातिवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अगला है, भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं। शिक्षा, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग या आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सभी। तो सी हमारा हो जाएगा, इन सभी का प्रयोग करके जो है जातीय असमानता का दूर किया जा सकता है। अगला है, क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है। प्रांतीयता, अलगाववाद, समुदाय का विकास या राष्ट्रवाद। तो क्षेत्रवाद में क्या लिखा निहित रहेगा? प्रांतीयता और अलगाववाद। तो यहाँ राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है? शिक्षा का विस्तार, बेकारी की समस्या, क्षेत्रीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता मानना, यहाँ पे क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक के रूप में देखा जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी नहीं है? स्वार्थ की पूर्ति, नियम कानून के संबंध में पूर्ण जानकारी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, उच्च अधिकारियों का सहयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगर नियम कानून के संबंध में पूर्ण जानकारी रहेगी तो वह भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जबकि स्वार्थ की पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा अर्थात आर्थिक उन्नति, अधिकारियों का सहयोग के कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो राइट आंसर होगा बी। अगला है, संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? सहिष्णुता, पूर्वाग्रह, तनाव या असुरक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा सहिष्णुता जो है संप्रदायवाद का तत्व नहीं है। अगला है, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक। तो भ्रष्टाचार जो है प्रमुख कारण में आर्थिक रूप से देखा जाता है। अगला है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना का कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो या घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अंधविश्वास होता है जिसमें घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे आदिम समय में जादू टोना आदि जो है अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। अगला है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एम मैरिल, फेयर चाइल्ड या सदरलैंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, इलियट और मैरिल के द्वारा परिभाषित किया गया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ हेतु जानबूझकर अर्थात चेतना में निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। जैसे परिवार और मित्रों आदि के पक्ष में कोई कार्य करना या उनके लिए कोई आर्थिक लाभ उठाना ही भ्रष्टाचार है। इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए लिखा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए किसी निर्दिष्ट कर्तव्य का जानबूझकर पालन न करना ही जो है भ्रष्टाचार है। वहीं रॉबर्ट्स और बुक्स ने जो है भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में किसी मूर्त अथवा अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य भी सम्मिलित होते हैं। अगला है, निम्न में से किसे
दुर्बल वर्ग नहीं है, अर्थात निम्न में से कौन सा दुर्बल वर्ग में शामिल नहीं है? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत कृषक या औद्योगिक श्रमिक। तो राइट आंसर हो जाएगा लघु सीमांत कृषक को दुर्बल वर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है, अर्थात कमजोर वर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक, श्रमिक वर्ग आदि को जो है इस श्रेणी में रखा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्यांश अल्पसंख्यक वर्ग को की परिभाषा में सम्मिलित है? समूह की एकात्मकता की निम्न भावना जो सबको सम्मिलित करने के अनुभव से निकलती है। या दूसरा है समूह एकात्मक की मजबूत भावना जो आंशिक रूप से अलग कर देने के समग्र अनुभव पर आधारित है। सी है कि प्रतिस्पर्धा की मजबूत भावना जो कि समूह एकात्मकता अनुभव में निहित है। या समूह सहयोग की मजबूत भावना जो समग्र के अनुभव में निहित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, समूह एकात्मकता की मजबूत भावना जो आंशिक रूप से अलग कर देने के समग्र अनुभव पर आधारित होती है। अगला है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? रेडफील्ड, क्रोबर, एम.एन. श्रीनिवास या डैनियल थार्नर। तो यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डैनियल थार्नर ने जो है मालिक, किसान और मजदूर 3 वर्गों में भारतीय कृषक वर्ग को विभाजित किया है। अगला है विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अभिग्रहित रहती है, एक मौलिक तर्क बुद्धिपरकता उपस्थित रहती है, एक सत्य मौलिक तत्व उपस्थित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, कुछ लोग विज्ञान की तरह जादू में ही एक मौलिक कारणबद्धता अभिग्रहित रहती है ऐसा मानते हैं। जैसे फ्रेजर के अनुसार कहा है कि विज्ञान की तरह जादू भी कार्य कारण संबंध जैसे नियमों की पूर्व मान्यता पर आधारित होता है। फ्रेजर ने जादू और विज्ञान के बीच फर्क यह है कि जादू कार्य कारण संबंधों के बारे में गलत या पूर्व मान्यताओं पर आधारित होता है, जबकि विज्ञान प्राकृतिक कारणों की कल्पना और निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, सत्यापन आदि की जांच करने के बाद अपने सिद्धांतों की जांच करता है। और वहीं कहते हैं कि जादू रहस्यमय या अति प्राकृतिक कारणों की कल्पना करता है और इसके सत्यापन की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा फ्रेजर मानते हैं। अगला है जादू विज्ञान की दोगली बहन है या कथन संबंधित है फ्रेजर से, मैरेट से, टाइल से या मैक्स मूलर से। तो बहुत राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेजर कहते हैं कि जादू कार्य कारण पर निर्भर है, इसलिए जादू को इन्होंने विज्ञान की सौतेली बहन या दोगली बहन कहा है। अगला माइलिनोवस्की के अनुसार सोसरी है, तो सोसरी होता क्या है? सोसरी होता है क्या? टोना। क्या होता है? टोना। सफेद जादू, सांसर्गिक जादू, काला जादू या अनुकरणात्मक जादू। तो सोसरी को इन्होंने काला जादू के रूप में कहा। इन्होंने सफेद जादू और काला जादू के रूप में 2 प्रकार से जादू को विभक्त किया। इन्होंने कहा काले जादू के अंतर्गत सोसरी तथा भूत प्रेत सिद्धि विचक्राफ्ट को सम्मिलित करते हैं। अगला है ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है उसे जादू को जानते हैं संक्रामक जादू, सफ़ेद जादू, पीला जादू या काला जादू। तो जिसमें किसी को हानि पहुंचाने के लिए उद्देश्य से किया जाता है तो उसे काला जादू के नाम से जानते हैं। काला जादू का जो उद्देश्य होता है उसे समाज स्वीकृत नहीं करता है। इन जादुओं को जादूगर अपने शत्रु के प्रति प्रयोग करते हैं, जैसे उन्हें जान माल आदि, बीमारी आदि के तहत इसका जो है प्रयोग करते हैं। अगला है निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहन कहा है या सौतेली बहन कहा या अवैध बहन कहा है? मालिनोवस्की, फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन या टाइलर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेजर। अगला है शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है
मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है या मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, जो मूल्य सामंजस्य है वह समाज के लिए अनिवार्य होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत में जननांकिकी अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को या ए और बी दोनों? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष जो है भारत में जननांकी अध्ययन हेतु अर्थात जनगणना हेतु सहायता प्रदान करती है। अगला है, नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन ए और कारण आर दिया है। अभिकथन कहता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में अंग्रेजों के आगमन का ईसाई धर्म के प्रसार पर प्रारंभ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कारण दिया है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मशीनरी जो है गतिविधियों को अनुमति नहीं दी है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है। प्रारंभ में जो है इसका जो है ईस्ट इंडिया के द्वारा अनुमति नहीं थी कि वह ईसाई धर्म का प्रसार करे, लेकिन बाद में यह आगे चलकर इसकी आज्ञा अनुमति दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्य कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला है, नवीन औद्योगिकरण की प्रक्रिया वाले देश जिन्होंने तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास का अनुभव किया है उन्हें जाना जाता है। विकसित देश के रूप में, विकासशील देश के रूप में, द्वितीय विश्व के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो अभी नए नवीन औद्योगिकरण प्रक्रिया वाले जो देश होते हैं उन्हें विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे भारत। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके बाद आपको हम फुल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशन देखना है तो लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन की सीरीज जो है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है देख सकते हैं।